नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। चलिए आज बात कर लेते हैं सुशासन बाबू के बिहार की। दरअसल बिहार में इसी साल के आखिर में विधानसभा चुनाव हैं। सभी सियासी पार्टियां पुरजोर तैयारी में जुटी हुई हैं। चुनाव से पहले बिहार में कानून व्यवस्था चरमराती जा रही है। पूरे सूबे में, पूरे प्रदेश भर में अपराधियों का बोलबाला है। आए दिन हो रही हत्याओं की घटना से बिहार कर्राह रहा है। पटना हो या पूर्णिया, मोतिहारी हो या मुजफ्फरपुर, नालंदा हो या सिवान या फिर सीतामढ़ी, हर जगह स्थिति कमोबेश समान है। इस साल जुलाई में अब तक बिहार के अलग अलग हिस्सों में 37 लोगों की हत्याएं हो चुकी हैं। बीते 7 दिन का जिक्र किया जाए तो बीते 7 दिन का आंकड़ा 17 और 24 घंटे की बात करें तो 24 घंटे के दरमियान 4 लोगों की हत्याएं की गई हैं। बिहार में अपराध लगातार बेकाबू होता जा रहा है। बीते 24 घंटे का आंकड़ा भी चिंता में डाल देने वाला है। बीते 24 घंटे में भी 4 लोगों की हत्या का मामला सामने आया है। कहां से हत्याओं का मामला सामने आया बीते 24 घंटे में, वो आपको बता देते हैं। सीतामढ़ी में राघव प्रसाद की गला रेतकर हत्या हो गई है। सीतामढ़ी में ही एक कारोबारी की भी सरेआम हत्या की गई है। राजधानी पटना में बालू कारोबारी की गोली मारकर हत्या हो गई और पटना में ही, राजधानी में ही बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बिहार में अपराधी लगातार बेलगाम होते जा रहे हैं। कानून का न डर है न खौफ है। हर बात पर लालू जी के समय को जंगल राज की दुहाई देने वाले एनडीए नेताओं को कुछ बोलते नहीं बन पा रहा है, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, वो बचते हुए नजर आ रहे हैं। विपक्ष के सवालों पर अभी भी 20 साल पुरानी बातें दोहराई जा रही हैं, लेकिन मौजूदा परिस्थिति को लेकर मुंह में दही जम गया है। आप ये समझिए कि सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, सबसे बड़ी चुनौती होती है, लेकिन अपनी जिम्मेदारी पर कुछ भी अब सत्ता पक्ष बोल नहीं पा रहा है। बिहार में क्यों क्राइम कैपिटल बिहार बन रहा है वो भी आप जान लीजिए। 2015 से 2022 के बीच में 23,000, यह आंकड़ा गौर से सुनिएगा, 2015 से लेकर 2022 के बीच में 23,522 लोगों की हत्या हो चुकी है। सालाना औसतन 3,000 लोगों की हत्या होती है। कोविड के दौरान भी आंकड़ा कम नहीं हुआ, थमा नहीं। 2020 में कुल 3,150 लोगों की हत्या हुई है। जुलाई में 2025 में अब तक 37 लोगों की हत्या हो चुकी है। एक महीना पूरा नहीं हुआ है अभी तक, पूरा जुलाई पूरा बीता नहीं है, 14 तारीख आज है, लेकिन 13 से 14 दिन में ही 37 लोगों की हत्या हो चुकी है। बिहार में बीते 24 घंटे का भी आंकड़ा आप जान लेंगे तो हैरान रह जाएंगे। 4 लोगों की हत्या हुई है। नीतीश बाबू के स्वास्थ्य की तरह देश भर में बिहार की कानून व्यवस्था पर भी अब सवाल उठाए जा रहे हैं। पहले तो नीतीश बाबू को ही सवाल के घेरे में लाया जाता था, लेकिन अब कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है। आखिर बिहार में अपराधियों के हौसले बुलंद क्यों हैं और क्यों ये हत्याएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं? अपराधियों के सामने क्यों बेबस नजर आ रही है पुलिस? ये बड़ा सवाल है। क्या अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण तो नहीं मिल रहा है? और क्या अब नीतीश कुमार से बिहार संभल नहीं पा रहा है? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी होंगे, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लगातार। 4 जुलाई की तस्वीर पटना से है, जहां पर गोपाल खेमका की हत्या की गई। बड़े कारोबारी कहे जाते हैं, उनकी हत्या की गई। 6 जुलाई को भी हत्या की वारदात सामने आई थी। इसके अलावा पूर्णिया में भी देखिए, ये तस्वीर है, ये पूर्णिया में 7 जुलाई की, जहां पर 5 लोगों की हत्या हो गई, एक परिवार के। इसके अलावा पटना, जहां पर बालू व्यवसायी की हत्या की गई। और निश्चित तौर पर ये जो अपराध का ग्राफ है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ये आप 4 तस्वीरें जो देख रहे हैं, ये ना केवल तस्वीरें हैं, बल्कि ये तो केवल 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अभी तक 37 हत्याएं हो चुकी है। पुलिस की कार्यशैली पर, पुलिस की कार्य प्रणाली पर, कानून व्यवस्था पर, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पर, हर तरफ सिर्फ सवाल ही सवाल है और एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है। क्या नीतीश बाबू से अब उनका बिहार नहीं संभल रहा है? देखिए, कितने सालों से, 21 से 22 सालों से नीतीश कुमार सीएम हैं प्रदेश में, बिहार में, लेकिन ये लगातार ग्राफ जो है वो बढ़ता जा रहा है। 2015 से 2022 तक भी हमने आपको आंकड़ा बताया कि हजारों की संख्या में अभी तक जो वारदातें हैं वो हो चुकी हैं, हत्याएं हो चुकी हैं।
और ये लूट खसोट, भ्रष्टाचार, लूटपाट, चोरी चकारी, ये तो आप हटाइए, ये तो अलग है। हत्याओं की बात कर रहे हैं, जो लोगों की जानें जा रही हैं, और फिर भी सुशासन की बात हो रही है। नीतीश बाबू जो है वो सुशासन बाबू कहलाए जाते हैं। और सवाल क्यों नहीं खड़े होंगे? सवाल खड़े होंगे क्योंकि चुनाव आखिर में है, ऐसे में व्यवस्थाएं तो दुरुस्त होनी चाहिए। ऐसे तो आपको अपराधियों पर नकेल कसकर रखनी चाहिए, लेकिन आप चुनाव आने के दौरान ही इस तरह की हत्याएं हो रही है, तो निश्चित तौर पर आप यानी कि प्रशासन का जो पूरा प्रभाव है वो बिल्कुल शून्य है। तो देखिए, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, आप सभी का तारुफ उनसे करवा देती हूँ। राहुल आनंद जी, प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और एल.एन. राव साहब, रिटायर्ड डीसीपी हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का मैं स्वागत करती हूँ, लेकिन शुरुआत मैं बीजेपी प्रवक्ता के साथ ही करना चाहती हूँ। राहुल जी, आप ही के साथ, ये क्या हो रहा है? ये सुशासन बाबू से उनका बिहार नहीं संभल रहा है क्या? आप लोग तो बिहार में हैं, डबल इंजन की सरकार है, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं संभल रहा, क्यों भाई? देखिए, इस चर्चा की शुरुआत करने से पहले आपसे एक बिहार के एक प्रसिद्ध व्यक्ति की लिखी हुई एक पंक्ति है, उससे करना चाहेंगे कि जसवी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग से प्रायश्चित अपना कर्तव्य दिखला के। देखिए, ये मैंने इसलिए कहा इस बात को क्योंकि जो घटनाएं घट रही है, आपराधिक घटनाएं जो घट रही है, निश्चित तौर पे उसका प्रतिकार होना चाहिए। और मैं आपके चैनल पे इस चीज को स्वीकार करता हूं कि जो लॉ एंड ऑर्डर है वो दुरुस्त है, लेकिन जो आपसी रंजिश की जो बातें चल रही हैं, एक मुख दिखाया जा रहा है कि घटना घटी, लेकिन उसके बाद की घटना के ऊपर अंजाम क्या हुआ इसकी चर्चा नहीं की जा रही है। ये होनी चाहिए, एक स्वस्थ वातावरण की पहचान है कि ये होनी चाहिए। देखिए, आपने गोपाल खेमका के विषय के बारे में चर्चा किया, जो आपसी रंजिश थी, जमीन को लेकर कोई विवाद था, और जिसने इसको घटना को अंजाम दिया, पटना के तत्कालीन एसएसपी, आज के जो एसएसपी हैं, उनके नेतृत्व में छापेमारी कर उस लड़के को पकड़ा गया और एनकाउंटर भी किया गया। देखिए, जो पुलिस का जो इकबाल है वो स्थापित किया गया है, और वो आज के भी समय में अगर आप देखें जो घटनाएं घट रही है, किसी को आपस में झगड़ा हुआ, मतभेद बढ़ा, वो गोली मार दिया, कोई प्रेम प्रसंग में गोली चला दे रहा है, कोई अपने पति की हत्या करा दे रहा है, कोई अपनी पत्नी की हत्या करा दे रहा है, तो ये घरेलू विवाद मैक्सिमम तौर पर निकल के आ रहे हैं। लेकिन अगर अपराधियों की ये कार्य प्रणाली पे अगर गौर की जाए, परिवार में बच्चों को मारा जा रहा है सर, परिवार में बच्चों को मारा जा रहा है, नालंदा में पूरे परिवार को मार दिया जाता है, कारोबारियों को निशाना बनाया जा रहा है, और आप इसे कह रहे हैं कि घरेलू प्रेम संबंध में। देखिए समाजी, निश्चित तौर पे जो आप बातें कर रही है, मनीषा बात कर रही हूँ सर, रूप से हमारे संज्ञान में है, लेकिन यहाँ पे एक बात ये भी समझनी है कि क्या उस पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है क्या पुलिस की? कोई भी राज्य सरकार हो, चाहे वो गैर भाजपा शासित प्रदेशी हो, वहां भी अगर घटना घटेगी तो इस पे डिपेंड करता है कि जो पुलिस पदाधिकारी है और सरकार का जो इकबाल है वो कितने तत्परता के साथ वहां पहुंचता है। आपने जो भी घटना का जिक्र किया हमारे सामने, उस घटना के ऊपर क्या अंजाम हुए इसकी भी चर्चा होनी चाहिए। जो आपने नालंदा की बात की, जो आपने पूर्णिया का दृश्य दिखाया, जो आपने पटना की बातें की, जो बालू व्यापारी की हत्या की बातें की, अगर उन सबका अगर निष्कर्ष निकाले तो पुलिस ने अपराधियों को पकड़ा है और सलाखों के पीछे डाला है, और 2-3 अपराधियों को शूट आउट भी किया गया है। जो गोपाल खेमका के विषय में अगर हम बात करें तो पटना के एसएसपी के नेतृत्व में वहां पे ऑपरेशन चला, सर्च ऑपरेशन चला, और वहां पे जवाज ऑफिसरों ने उसको घटना को अंजाम देने वाले को गोली भी मारी। तो ये जो अपराधी हैं, जो अपराध कर रहे हैं, वो निश्चित तौर पे वो बचेंगे नहीं। और ये जो बातें चल रही है मीडिया में लगातार कि नीतीश कुमार कमजोर हो गए हैं, नीतीश कुमार से प्रशासन नहीं संभल रहा है, तो प्रशासन अगर संभल नहीं रहा है तो प्रशासन कार्रवाई कैसे कर रहा है? पहले के दौर में सर उस कार्रवाई का खौफ क्यों नहीं है फिर लोगों के मन में, अपराधियों के मन में उस प्रशासनिक कार्रवाई का, उस लॉ एंड ऑर्डर का, उस कानून व्यवस्था का खौफ क्यों नहीं है? अब से तो सीएम है नहीं नीतीश बाबू, नीतीश कुमार तो कब से सीएम है ना, 21-22 साल हो गए सर प्रदेश में, लेकिन 2015 से लेकर 2022 तक का आंकड़ा आपके सामने है, टीवी पर हम लगातार दिखा भी रहे हैं। जी बिल्कुल, अगर बात करें जो आंकड़े की ही दरमियान अगर हम बात करें तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि पूरे बिहार में अगर बात करें पुलिस जांच की, तो मैं आपको बता दूं कि लगभग 77% के आसपास आंकड़ा रहा है पुलिस जांच का इन्विटेशन करने का। अगर चार्जशीटिंग की बात की तो लगभग 73% के आसपास है। मैं 2021 के आंकड़े का जिक्र कर रहा हूँ। सजा दात्री की अगर बात करें तो लगभग 57%। अगर बिहार में बात करें तो बिहार में पिछले 2025 के पहले यानी कि 6 महीने की अगर हम बात करें, जनवरी से जून तक, मैं जनवरी से जून तक की बातें करता हूं, जिसमें 2098 मुकदमे हुए, जिसमें से 4144 लोगों को अभियुक्त और दोषी करार दिया गया, जिसमें से 2 को फांसी, 480 को आजीवन कारावास, 380 को 10 वर्ष से अधिक
की उम्र कैद। ठीक और है। यही नहीं, इसी अवधि की बात कर ले तो पॉस्को एक्ट के तहत 485 को दोषी, बलात्कार गैंगरेप करने वाले को 174 को, नहीं, आप ये कह रहे हैं कि ठीक है अपराध तो होते रहे लेकिन उन पर हम कार्रवाई भी कर रहे हैं, प्रशासनिक कार्रवाई भी हुई है। ठीक है, डॉक्टर रविशंकर, प्रवक्ता आरजेडी के, रविशंकर जी आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी, बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज इंडिया पर। और आज हम बिहार के सुशासन बाबू के बारे में चर्चा कर रहे हैं, नीतीश कुमार के बारे में चर्चा कर रहे हैं, बिहार में हो रही हत्याओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ये बिहार में हो क्या रहा है? अब चुनाव मुहाने पर है, चुनाव आने को है, ऐसे में कानून व्यवस्था तो प्रदेश में और ज्यादा टाइट होनी चाहिए ना, ये क्यों नहीं हो पा रहा है? देखिए, एक तो भाई ये पिछले कुछ सालों से और पिछले कुछ महीनों से, और जब चुनाव नजदीक आया है तो और भी ज्यादा ये स्पष्ट दिखाता है कि कानून व्यवस्था चरमरा सी गई है। इसका एक कारण तो ये है कि देखिए, मैं कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन जब कोई राज्य का मुखिया हो और उस पद पे बैठा हो तो कहीं न कहीं बात तो करनी पड़ जाती है। मुझे लगता है कि स्वास्थ्य कारणों से नीतीश जी बहुत ध्यान नहीं दे पा रहे हैं या उन तक ठीक से बात नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि मैं अलग अलग घटनाओं में आप देखें, खेमका जी की घटना है, कितनी हाई प्रोफाइल केस बनी। नॉर्मली नीतीश जी मीडिया के रूबरू होते थे, वो संवाद करते थे, वो बात करते थे। अभी जैसे इलेक्टोरल रोल रिवीजन को लेके पूरे बिहार में इतनी हफरा तफरी का माहौल मचा हुआ है, इसमें भी कभी नीतीश जी को कोई मीडिया के साथ बात करते हुए या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मैंने नहीं देखा है। तो मुझे लगता है कि स्वास्थ्य कारणों से वो नहीं ध्यान दे पा रहे हैं और कोई और उनके बिहाफ पे ये काम कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था देख रहे हैं उनके नाम पे। तो एक तरह से डिफैक्टो कुछ तो गड़बड़ है और इस वजह से ये स्थिति है। और अभी आप देखें कि देखिए, आपको ये भी समझना होगा कि अपराध के क्या कारण है। अपराध कहाँ पे ज्यादा पैदा होता है, पनपता है? जहां पे अशिक्षा ज्यादा होती है, बेरोजगारी ज्यादा होती है। हाँ। तो उस स्थिति में बिहार की स्थिति अच्छी तो नहीं है। आपने शराब बंद हो गया बिहार में, लेकिन नकली शराब माफिया, बालू माफिया, नशा माफिया, यहाँ तक कि बिहार के गांव-गांव में सुनने में आ रहा है। मैं खुद बिहार का रहने वाला हूँ। इंजेक्टिंग ड्रग्स जो हमने सुना नहीं था, कल्पना भी नहीं की थी, आज गांव-गांव में इंजेक्टिंग ड्रग यूजर्स हो रहे हैं। तो नवयुवकों को जब आप शिक्षा नहीं दोगे, बेरोजगार नहीं दोगे, तो वो रास्ते से भटकते हैं। और ये एक तो उसके कारण की बात हुई, लेकिन कुल मिलाके मुझे यही लगता है कि नीतीश जी अभी उस अवस्था में ही नहीं है लेकिन आप ये कह रहे हैं कानून कि व्यवस्था पे ध्यान दे सकें। नहीं, और व्यवस्था चरमराई हुई है। आप ये कह रहे हैं अनएजुकेशन या फिर बेरोजगारी इन हत्याओं का और बढ़ते अपराध का मुख्य कारण है, यानी आप ये समझते हैं कि बस बिहार में नहीं है, बाकी राज्यों में है। जो मैंने बोला ना, बालू माफिया, ड्रग्स माफिया, नकली शराब माफिया, और नीतीश जी उस अवस्था में नहीं है कि वो ठीक से देख सकें क्या हो रहा है राज्य में। ठीक है, मैं एलन राव जी के पास इलेक्टोरल रोल पे चुप रहना तो ये बिल्कुल दर्शाता है कि वो कुछ नहीं। सर, इलेक्टोरल रोल से हटकर आप इन पर भी आइए ना, मुद्दों पर। हत्याएं क्यों हो रही हैं, हत्याओं को आप लोग क्यों नहीं रोक पाए ना? आप लोगों ने विपक्ष, आपने बतौर विपक्ष, आप बताइए कितना सड़कों पर उतरे हैं इन हत्याओं के सामने तो आते थे, अभी तो नहीं आ रहे ना। ठीक है, मैं एलन राव जी का रुख करूंगी। मैं आऊंगी आनंद जी, आप इसका जवाब दीजिएगा। मैं एलन राव जी का रुख कर लेती हूँ। एलन राव जी, चुनाव जब सामने होते हैं या फिर आने वाले होते हैं, मुहाने पर होते हैं, तब तो कानून व्यवस्था बहुत दुरुस्त होनी चाहिए। तब तो पुलिस की हर एक गतिविधि पर नजर रखनी चाहिए कि कोई असामाजिक तत्व तो नहीं है, कोई शरारती तत्व तो नहीं है जो हमारी छवि खराब करना चाहता है या कानून व्यवस्था को बिगाड़ना चाहता है। लेकिन यहाँ तो लग रहा है कि किसी को किसी प्रकार का कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है। आते हैं अपराधी, शूट आउट करते हैं और फिर चले जाते हैं। और ये एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, ये हर दिन हो रहा है। अभी आप ये समझिए कि जुलाई का महीना पूरा नहीं हुआ और 37 हत्याएं हो चुकी हैं। बीते 24 घंटे में 4 और हत्याएं हो गई। मनीषा जी नमस्कार, आपके सभी व्यूअर्स को, पैनलिस्ट को। और वास्तव में ही ये एक चिंता का विषय है कि अगर इस प्रकार से क्राइम का बढ़ रहा है और खासतौर से हीनियस क्राइम, मर्डर जैसे हीनियस क्राइम बढ़ रहे हैं,
तो वास्तव में सरकार को और पुलिस को चिंता का विषय बन जाता है। लेकिन मर्डर केसेस को बहुत कैटेगरी है, मैटर की कैटेगरी है, जैसे बालू माफिया है या दूसरे ऐसे माफिया, उन पर तो पुलिस को डेफिनेटली लगाम लगा सकते हैं। पुलिस का और कानून का भय अपराधियों में होना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे मर्डर होते हैं जो आपसी एनिमिटी के हैं, जो आपसी रंजिश के हैं, परिवार वालों के हैं, उनके ऊपर पुलिस का इतना ज्यादा कंट्रोल हो नहीं सकता, क्योंकि वो मर्डर कब कौन कैसे करेगा उसकी सूचना पहले नहीं पता लगती। लेकिन हाँ, गैंगस्टर्स के द्वारा या अपराधी जो घोषित अपराधी हैं उनके द्वारा अगर कोई अपराध किया जा रहा है, उसमें डेफिनेटली पुलिस की अहम जिम्मेवारी रहती है उसका ऐसे क्राइम को रोकने की। और उसके बाद जैसे बीजेपी प्रवक्ता बता रहे थे कि बहुत से लोग पकड़े जा चुके हैं। पकड़े जाने के बाद में उनके खिलाफ जो सबूत इकट्ठे करने की बात है, जो इन्वेस्टिगेशन जल्दी खत्म हो और सबूत इकट्ठे करके उनको जल्दी से जल्दी ट्रायल कोर्ट में भेजकर उनको उनकी पैरवी करके, अच्छे से पैरवी करके उन केसेस में सजा कराएंगे, तो उसका प्रभाव दूसरे लोगों पर पड़ेगा कि ऐसा अपराध करने वालों को जल्द से जल्द सजा मिलती है और सख्त से सख्त सजा मिलेगी। क्योंकि मर्डर केस के अपराध में सिर्फ 2 ही सजा है, या तो उम्र कैद है या सजाए मौत है। इन दोनों के अलावा कोई और मर्डर केस में सजा नहीं है। तो ये सजा कराने का काम भी पुलिस का है, इन्वेस्टिगेशन करना, पैरवी करना केस की, ये सारा करना है। और दूसरे केसेस का जैसे मैं बता रहा हूँ जो प्रिवेंट हो सकते हैं, जो रुक सकते हैं, उनके ऊपर अपराधियों पर लगाम कसना। तो पुलिस का फेलियर है, पुलिस प्रणाली का फेलियर है, जो सवाल उठ रहे हैं वो सही उठ रहे हैं। मतलब उस कैटेगरी में डेफिनेटली, उस कैटेगरी में जिसमें नॉन है, अपराधी नॉन है और गैंग बनाकर अपराध कर रहे हैं, उनके ऊपर कंट्रोल अगर नहीं होता है तो पुलिस का डेफिनेटली फेलियर है। और दूसरी कैटेगरी के लोगों के लिए पुलिस की कोई जिम्मेवारी इतनी ज्यादा बनती नहीं है। मनीषा, ठीक है, मैं रुक कर लेती हूँ आनंद जी का। आनंद जी, आप अपनी बात भी रखिएगा, क्योंकि आप बात कर रहे थे रविशंकर जी के बारे में। लेकिन आप ये भी बताइए कि आप अगर ये कहते हैं कि भाई हम कार्रवाई भी करते हैं, आप उस आंकड़े को भी देखिए कि हम कहां पर क्राइम वाली जगह पर पहुंचते हैं और पुलिस जो है वो तत्परता के साथ काम भी करती है, लेकिन ऐसा संदेश क्यों नहीं जा पा रहा है? वो इतनी हिला हवाली या ढिलाई के साथ क्यों काम हो रहा है? एक सख्त संदेश जाता तो मुझे नहीं लगता कि एक आधे महीने में, मतलब आप सोचिए आज 14 तारीख है और 24 घंटे में 4 और मर्डर हो गए। मतलब कानून व्यवस्था बिल्कुल फेल है। और आरजेडी ये कह रही है कि भाई ये पूरा आप लोग माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, आपको आरजेडी के तर्क पे अगर हम बात करें तो निश्चित तौर पे आपको एक चीज बता दें कि आरजेडी वालों ने अभी 9 जुलाई को एक बिहार बंद का आह्वान किया था। उसमें जिस तरह से ये अपने मानसिकता का परिचय दे रहे थे, ये किसी से छुपा नहीं। और जिस तरह से वो कह रहे थे, सरेआम कह रहे थे इनके नेता कि बुरा बाल साफ करने का दिन आने वाला है, तो ये किस तरह की विचारधारा को स्थापित कर रहे थे और कौन सी शांति का ये परिचय दे रहे थे। जो एम्बुलेंस निकल रहा था उसके सामने आरजेडी का एक कार्यकर्ता सो जाता है, कहता है हटो उन्हें तो लाठी से मारने लगेंगे। जो कार्यकर्ता भैंस को रोड पे खड़ा करके सड़क जाम करने का एक से दो व्यक्ति, सोचिए बिहार के लोगों की साक्षरता दर की ये बातें कर रहे थे, एक से दो व्यक्ति सड़क पे भैंस लेके चला जाता है और कहता है कि हम आपको जाने नहीं देंगे चाहे कुछ हो जाए। बिहार के तमाम लोग वहां खड़े हैं लाइन में लगाकर कि भाई हट जाओ, हमको जाने दो। तो ये बता रहे थे कि बिहार पढ़े लिखे नहीं है। एक्चुअली क्या है ना कि बिहार को आज भी 90 के दशक का ही बिहार समझते हैं, शायद ये भूल गए हैं कि अब वो बिहार समृद्ध बिहार और बढ़ता बिहार आ गया है। लेकिन फिर भी जो विषय हमारा है कि यहाँ पर हत्याएं हो रही है सर, ये नहीं, मैं तो उसको स्वीकार ही नहीं कर सकती सर। मुझे नहीं लगता कि बाकी के 2 लोग भी स्वीकार करेंगे पैनल में बैठे हुए कि ये समृद्ध और बढ़ता हुआ बिहार है, सुधरा हुआ बिहार है। ये बिल्कुल नहीं है। ये जो हत्याएं हो रही है इसकी एग्जाम्पल है ना सर। आप रियलिटी पर बात कीजिए ना। मनीषा जी वही आ रहे हैं, सुनिए वही आ रहे हैं। जिस बिहार में जो घटना घट रही है उसी बिहार की बात करते हैं, कैसे नहीं स्वीकार करेंगे? लिखंत के आगे बकंत का कुछ नहीं चलता है। मैं आंकड़े दे रहा हूं 2021 की अगर बात कीजिए तो 2021 तक के जो आंकड़े हमारे पास उपलब्ध है, अगर बात करें राष्ट्रीय औसत पे तो राष्ट्रीय औसत में 268 लाख प्रति लाख पे आपको अपराध होते हैं और बिहार के अंदर 154.04 ही है। अगर आप बात कर लिए हत्या की तो 2022 के अगर आंकड़े की बात कर ले तो जो 2022 में प्रतिदिन 8 हत्या हुई थी और लगभग जो राष्ट्रीय औसत है उससे बहुत कम है। तो इस तरह की बहुत सारी तमाम जानकारियां हैं जो मैं आपको दे सकता हूं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो बिहार आज देखने को मिल रहा है, क्या वो बदलाव वो बिहार नजर नहीं आता है? नहीं सर, साल में औसतन 3000 से ज्यादा हत्याएं हो रही हैं बिहार में। साल में औसतन 3000 से ज्यादा हत्याएं हो रही हैं। 2015 से लेकर 22 तक 50,000 से ज्यादा हत्याएं हो चुकी हैं। इस पर जवाब दीजिए ना। मनीषा जी बिल्कुल,
जो बिहार में, मैं आ रहा हूं वहीं पे, जो बिहार में बदला हुआ स्वरूप नजर आ रहा है, क्या वो नजर देखने में नहीं आता? जो आज पुलिस सर दिख ही तो रहा है, चुनाव आने को है और अपराध पे अपराध बढ़ता जा रहा है, यही तो बदलता बिहार है। इसी का दावा किया था क्या? ये देखिए, एक चुनाव के समय में एक ऐसा भी दृश्य दिखाया जाता है जो बदनाम करने की भी कोशिश होती है। बदनामी तब हो जाती सरकार की जब सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जो पुलिस प्रशासन है, वो लोगों को पकड़ नहीं पाते। हम लोगों को पकड़ के उनको सलाखों तक पहुंचा रहे हैं, इससे बड़ी उपलब्धि क्या होनी चाहिए? लेकिन फिर भी जो कानून व्यवस्था की बात कर रही हैं, जो इकबाल की बातें की जाती है, तो हमारे देश में, हमारे राज्य में बहुत सारे कानून बने हैं। हर वक्त लोग कानून को तोड़ देते हैं। अगर कानून मानने वाले ही होते तो फिर पुलिस प्रशासन की आवश्यकता क्या पड़ती? फिर ये जो जितने केंद्र सरकार जो कानून बना रही है, उसका क्या मतलब है? जब कानून में किसी तरह का संशोधन होता है और जब पुलिस एक्शन मोड में आती है और तेवर और क्लेवर दिखाती है, तो उसका सम्मान होना चाहिए। मैं समझता हूं कि आज बिहार के अंदर जो भी दृश्य दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, वो एक तरफ से, तो ये कौन लोग हैं जो प्रयास कर रहे हैं? ये कौन लोग हैं जो ऐसा दृश्य, ऐसा बिहार बनाने का प्रयास कौन कर रहा है? फिर सरकार आपकी, पुलिस आपकी, कार्रवाई आपकी, जोर आपका, सब आपका है। तो ये कौन लोग हैं जो प्रयास कर रहे हैं और करवा भी रहे हैं आप कि आइए करिए, एक्सपेरिमेंट कीजिए बिहार में? देखिए, मैंने आपको बातों बातों में ही बता दिया कि जब भी सरकार के नजदीक जब चुनाव आता है, जब भी चुनावी वर्ष आता है, तो चुनावी वर्ष आने के दरमियान कुछ आपराधिक घटनाएं जरूर बढ़ती है और चुनाव होने के बाद कुछ आपराधिक घटनाएं बढ़ती है। लेकिन ये पुलिस का इकबाल है कि उसको कैसे कंट्रोल करना है, और हमारी पुलिस प्रशासन निश्चित तौर पर उसको कंट्रोल करने के पीछे मुस्तैद है। हमारा फेल्योर तब होता है जब हम इस पे कार्रवाई नहीं कर पाते हैं। हम 100% कार्रवाई कर रहे हैं, लोगों को तो कार्रवाई का डर ही तो नहीं है ना सर? कहां लूप होल है, इसकी चर्चा निश्चित तौर पर कार्रवाई का डर क्यों नहीं है सर? कार्रवाई का डर क्यों नहीं है? अभी बीते 24 घंटे में 4 हत्याएं फिर हो गई हैं, ये कैसे? ये हर एक का एक रिदम तो नहीं हो सकता ना कि हर कोई बस शादी में हत्याएं कर रहा है या फिर प्रेम संबंध में हत्याएं कर रहा है या फिर छोट-मोट घटनाओं में या विवाद में हत्याएं कर रहा है। अब हाई प्रोफाइल केसेस को भी तो देखिए ना। अगर आप अपराधों पर इस तरीके से डिफेंड करेंगे तो ये आपके लिए भी गलत होगा सर। सरकार में रहते हुए आप लोगों को कम से कम कार्रवाई के साथ और साथ ही साथ स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, मैं रविशंकर जी का रुख कर लेती हूँ। रविशंकर जी, बीजेपी ये कहती है कि भाई माफियाओं का सीधा लेना देना आरजेडी से है और लोग जो चाहते हैं कि अराजकता हो, असामाजिक तत्व आए और ऐसा दृश्य उत्पन्न करवाया जाता है। रविशंकर जी, देखिए, ये तो बेबुनियादी आरोप है ना। आपसे व्यवस्था संभल नहीं रही है, कानून व्यवस्था, राज्य व्यवस्था सब चरमराई हुई है। आप जो है बहानेबाजी कर रहे हो कि भाई, आपने एक तरह से इनडायरेक्टली ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि ये जो हो रहा है इसमें विपक्ष जो है उसको हवा दे रही है। हम इतने बड़े मसले पे एक विरोध प्रदर्शन रैली निकालते हैं जहां पे कि हजारों लाखों लोगों का मतदान का अधिकार जो है खतरे में है। जिस तरह से चीजें वहां चल रही हैं, उसको कोई और कलर देके दिखाना या बताना, और सबसे ये बेबुनियादी बात, भाई भूरे बाल और ये सब जो है, ये मतलब अब तो स्पष्ट हो गया है। लालू जी ने इंटरव्यू में कह दिया है कि उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा। ये मीडिया द्वारा गढ़ित, और उस जमाने के कौन से पत्रकार थे पता नहीं जिन्होंने ये कहां लिखा और कहां बोला, जिसको आज तक ढोया जा रहा है। व्यवस्था ठीक हो रही है तो लगातार 20 साल से व्यवस्था ठीक ही हो रही है, और 20 साल से इनकी सरकार है और व्यवस्था ठीक हो रही है, तो यहां तक हालत पहुंची क्यों? तो एक तो वो भाई, अगर आप आरोप और प्रत्यारोप की बात हो तो ये भी तो कहा जा सकता है कि इन्हीं लोग हवा दे रहे हैं इन चीजों को और बदनाम कर रहे हैं विपक्ष को। कौन लोग हवा दे रहे हैं? मतलब सरकार में रहते हुए ये लोग अगर हवा आप रहे हैं? कहते हो विपक्षी दल की वजह से ये घटनाएं बढ़ रही हैं, तो विपक्षी दल भी कह सकता है कि आपकी वजह से ये घटनाएं बढ़ रही हैं और आप विपक्ष को बदनाम करना चाहते हो। तो मुझे लगता है कि इन बेबुनियादी आरोप प्रत्यारोप में जाने के बजाय जो वस्तु स्थिति है, दिक्कतें हैं, उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए, उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए और कबूल करना चाहिए कि हाँ दिक्कत है, ना कि आप नहीं। आप ये बताइए, आपने मताधिकार का जिक्र किया कि जिस तरीके से मतदाता सूची है उसको रिवीजन के लिए तो राहुल गांधी भी आ जाते हैं दिल्ली से पटना, आप लोग रैलियां निकालते हैं, सड़कों पर उतर आते हैं। ये हत्याएं हो रही हैं, ये हर दिन आप हत्याओं की खबरें सुनते भी होंगे, टीवी पर आप इसको लेकर बहस भी करते होंगे। विपक्ष का एक नेता इसको लेकर सड़क पर नहीं आया, ऐसा क्यों?
फिर से आप बोलिए प्लीज एक बार, विपक्ष का एक नेता हाँ सड़क पर नहीं आया है या फिर इस तरीके से इस पर कोई बयान नहीं दिया जा रहा है कि हाँ इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आप लोगों का तो फर्ज नहीं, अब- बनता है ना सर, बतौर विपक्ष आप लोगों को और मजबूती होनी चाहिए आप लोगों के अंदर। तो भाई मैंने ये बात इसलिए कही कि हमारे साथी प्रवक्ता ने ये कहा ना कि जो रैली निकली उसमें इस तरह की बयानबाजी हुई, तो कहीं न कहीं घटनाओं से उनको वो जोड़ने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए मैंने स्पष्टीकरण दिया कि वो एक अलग नहीं, ये मुद्दे सवाल पे- मैं आपसे कर रही हूँ सर कि आप तो विपक्ष में है ना, तेजस्वी यादव क्यों नहीं सड़कों पर उतरते हैं और कानून व्यवस्था का विरोध करते हैं और उस पर कार्रवाई की मांग करते हैं? क्यों नहीं इसको सियासी मुद्दा बनाकर चलते हैं? फिर क्यों वो नहीं बस भाई- मतदाता सूची पुनरीक्षण पर अटके रहते हैं आप लोगों की सुई? देखिए दोनों बिल्कुल अलग मसले हैं। ये कानून व्यवस्था का मसला है और वो बिल्कुल से लोगों के फ्रेंचाइज को, लोगों को बेदखल कर देने का मसला है जिसमें हजारों लोग खतरे में हैं। और अरे ये सर आप लोग ठीक कह रहे बचेंगे हैं। तब तो मतदान करेंगे ना, तब तो वोटर लिस्ट में आएंगे। भाई तेजस्वी जी ने पिछले कुछ महीनों से एक क्राइम बुलेटिन करके रोज जो है जहां जहां बिहार में घटनाएं घट रही हैं उनका लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि ये राज्य की स्थिति है। और अब आप ठीक कह रहे हो, अब यही करना पड़ेगा शायद, इसके लिए भी प्रदर्शन रैली और विरोध रैली निकालनी पड़ेगी। मतलब आप ये बताइए कि ये तो हद की पराकाष्ठा हो गई है कि मुझे बताना पड़ रहा है कि आप लोगों को क्या करना चाहिए। ठीक है राहुल आनंद जी। नहीं, पराकाष्ठा की बात नहीं है, कोई मनीषा जी, जरूरी नहीं है कि सारी स्ट्रेटेजी हर वक्त हर के दिमाग में हो और हर बात उसी वक्त सर में इसमें हर कोई दिमाग बोल या पाए। फिर इसमें ज्यादा विचार करने की जरूरत नहीं होती है। जब आप वोटर लिस्ट को मुद्दा बना सकते हैं तो मुझे लगता है कि कानून व्यवस्था तो इतना बड़ा मुद्दा है कि आप लोगों को उसको लेकर भी आवाज उठानी चाहिए। आप विपक्ष है और विपक्ष के नहीं, आवाज तो नाते- उठ ही रहा है, ऐसा नहीं है कि आवाज नहीं उठ रहा है। मनीषा जी, ठीक है राहुल आनंद जी। मनीषा जी, वोटर लिस्ट के संदर्भ में अगर हम बात करें तो विपक्ष की हालात आज पुराने गाने की तरह हो गई है कि घर जला है मेरा क्या बिगड़ा तेरा, क्योंकि इनका जो वोट बैंक जो है उनकी छटनी हो रही है। जो ये कभी जवाब नहीं दे पाते हैं कि 100 लोगों की संख्या में 126 वो आधार कार्ड बन गए हैं। ये किशनगंज का मामला है, पूर्णिया में 100 में 122 बन गया है। इस तरह की जो अगर लूप होल है कहीं, इसके ऊपर कभी वो चर्चा नहीं करते। और कल ही बहस का बहुत बड़ा हिस्सा भी रहा है, आपको भी जानकारी प्राप्त ही होगी कि हमारे बिहार में नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश के लोग अस्थायी रूप से वोटर बन रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे राज्य की सुरक्षा व्यवस्था और देश की सुरक्षा व्यवस्था को कटघरे में खड़ा करता है। मैं आपको बता दूं कि स्वर्गीय विपिन जनरल रावत ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी कि कभी हमारी युद्ध हुई तो हमें 2.5 मोर्चों पर लाना पड़ेगा। ये जो आधा मोर्चा है ना, वो यही लोग हैं जिसका तरफदारी आज बसपा सुर के को आशीर्वाद देने के लिए हमारे विपक्ष के लोग कर रहे हैं। और हत्याओं पर सर, हत्याओं जो पर आइए, कानून व्यवस्था चरमराई हुई है उस पर आइए। उसी पे है, उसकी चर्चा होते होते जो आपने बहस का जो मुद्दा हमारे प्रवक्ता साथी ने जो चेंज किया, मैं उसी की बात बता रहा हूं कि हर एक चीज का जवाब है और सरकार बिल्कुल मजबूती के साथ खड़ी है और जो आपराधिक घटनाएं घट रही हैं उन पे लगाम लगेगा। और मैं आपको चैनल के माध्यम से आश्वासन देता हूं कि जल्द ही 72 घंटे के अंदर आपको बहुत बड़ा चीज देखने को मिलेगा, एक्शन। सर हम भी यही उम्मीद करते हैं कि 72 घंटे भी ना लगे, उसी से जल्द ही कुछ ऐसा संदेश मिले जिससे अपराधियों पर लगाम लगे और उनको भी एक बड़ा संदेश जाए। लेकिन मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि जुलाई का पूरा महीना पूरा नहीं हुआ है, आधा महीना भी नहीं हुआ। आज 14 तारीख है और 37 हत्याएं हो चुकी हैं। अब इसके बाद अब क्या संदेश जा रहा है वो आप और हम और यहाँ पर चर्चा करने वाले हर लोग समझते हैं और पूरा देश भी देख रहा है इस वक्त। सुशासन की जो छवि होती है, जिसके दावे वादे आप लोग करते हैं, जिसका गुणगान आप लोग करते हैं, लेकिन वो किस तरीके से विपरीत तस्वीरें हैं वो नजर आती हैं। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ये कह रहे हैं कि भाई ये तो पुलिस की कमजोर कड़ी का ही नतीजा है, ये जो हत्याएं हो रही हैं। पुलिस की कार्यशैली पर आप लोगों के नेता सवाल खड़े कर रहे हैं सर। मनीषा जी, निश्चित तौर पे कि एक स्वस्थ संगठन जो सरकार चलाती है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने अंदर अगर कोई कमी है तो उसको निखारने के लिए। और हमारे जो माननीय डिप्टी सीएम ने भी जो बातों को कही है वो उसको नकारा नहीं जा सकता है, लेकिन इसके अंदर एक जो सकारात्मक छवि है पुलिस की वो भी बताने की उतनी ही आवश्यकता है जितनी नकारात्मकता पे जो चर्चा की जा रही है। मैं आपको बार बार इस चीज को बता रहा हूं कि हमारी पुलिस प्रशासन बिल्कुल तटस्थ है और तेवर के साथ क्लेवर दिखा रही है। और आपको 72 घंटे के अंदर मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि कुछ ऐसे अंजाम देखने को मिलेंगे जो एक इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षर में दर्ज होगा। नहीं, लेकिन आप तो विपक्ष को भी एक मौका दे रहे हैं ना कि भाई देखिए, आप तो जंगल राज बताते थे लालू यादव के कार्यकाल में कि भाई लालू यादव है तो जंगल राज है। अब आपके समय पर क्या चल रहा है? ये जंगल राज वापस आ गया है।
देखिए मनीषा जी, निश्चित तौर पे आपका जो कहना है, निश्चित तौर पे जो हत्याएं हो रही है उसको मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन ये जंगल राज की जो व्यथा की जो बात की जा रही है ना, उनके शासनकाल में पुलिस मुख्य दर्शक बनी रहती थी, हमारे शासनकाल में पुलिस गोलियों से ठाए ठाए खेल रही है। उनके शासनकाल में सेटलमेंट फ्रॉम सीएम व्यवस्था, हमारे शासनकाल में और फैसला ऑन द स्पॉट हो रहा है, ये हमारा परिचय है। इनके शासनकाल की बात करें कि गाड़ी अगर चोरी हो जाती थी तो सीएम आवास से बरामद होती थी, और हमारे शासनकाल में अगर गाड़ियां चोरी होती है तो वो अपराधी पकड़े जाते हैं और गाड़ी भी बरामद की जाती है। तो इस तरह के कई ऐसे अंजाम हैं जो देखने को मिलेंगे। लेकिन आपको मैं बता दूं कि चर्चा अगर कहीं कुछ कमी हो रही है तो उसको दुरुस्त करने की जरूरत है, जो हमारे संगठन के लोग इस बातों को कह रहे हैं, और मैं इस चीज को मानता हूं कि इसमें कोई शिकायत नहीं है। अगर आपको कोई कमी बताकर अगर आपको कोई दुरुस्त किया जाता है तो भगवान महावीर जी की भी हमें बात याद रखनी चाहिए कि उनको अथाक शक्ति प्राप्त थी, लेकिन जब उनको समंदर लांघना था तो जामवंत ने उनको याद दिलाया था, उनकी शक्ति का सम्मान कराया था। तो इसमें गलत क्या है? अगर जब हम इतिहास के पन्नों को पलटकर अगर शास्त्रों पे जाते हैं तो हम चीजों को जब समझ सकते हैं। तो हमारी पुलिस व्यवस्था है, उनको जो रिवॉल्वर दिया गया है वो चलाने के लिए दिया गया है, और वो चला भी रहे हैं। और भी जो पटना के एसएसपी के नेतृत्व में जो कार्रवाई हो रही है, निश्चित तौर पर वो शानदार जबरदस्त जिंदाबाद का प्रतीक होगा। और मैं आपको बोल रहा हूं फिर से कि 72 घंटे के अंदर आपको बहुत कुछ चीजें परिवर्तन देखने को मिलेंगे, मैं आपको वादा करके जा रहा हूं। लेकिन बड़ा सवाल रविशंकर जी आपसे भी है। रविशंकर जी, क्योंकि निकलूंगा, मुझे एक जगह जाना है। नहीं, ठीक है सर, आप थोड़ी देर और रुक जाइए, उसके बाद मैं बता दूंगी। एक जगह और टाइम दिया हुआ था एबीपी पे, मैंने बता दिया था। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, मैं रविशंकर जी का रुख कर लेती हूँ। रविशंकर जी, क्योंकि आप लोगों पे भी आरोप लगते हैं कि भाई आप लोग जब थे तो फिर यहाँ पर जंगल राज था, आप लोगों के दरमियान जब कार्रवाई नहीं होती थी तो अपराधियों को खुली छूट दी जाती थी, और यही वजह है कि अब बड़े बड़े इनामी घोषित जो अपराधी हैं वो भी खुलेआम घूम रहे हैं। अगर आप लोगों के कार्यकाल में, आप लोगों के राज में उन पर भी कार्रवाई हुई होती तो फिर आज भी स्थिति थोड़ी सी सामान्य रही होती, ये बीजेपी कह रही है। मैं देखिए, कभी वर्तमान में विपक्षी दलों को इन घटनाओं से जोड़ देना, बेबुनियादी निराधार आरोप लगाना, और कभी 25 साल पहले, 30 साल पहले तब की क्या सामाजिक राजनीतिक स्थिति थी, वहां पे इनका जो है कारण ढूंढना, ये तो और मुझे लगता है कि ये असफलताओं की पराकाष्ठा है कि जब आप इस तरह के बहाने ढूंढते हो। तो एक तो देखिए, जंगल राज हम लोग भी वहीं के हैं, हमने भी देखा है। लोग निकलते नहीं थे घर से, और ये सब बोलना बिल्कुल, हम लोग तो निकलते थे, कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि घटनाएं नहीं घटी, लेकिन जंगल राज पटना उच्च न्यायालय का एक केस में, पटना में पानी जमा हुआ था बारिश के दिनों में, निकास की अच्छी व्यवस्था नहीं थी, तो उच्च न्यायालय ने एक ऑब्जर्वेशन दिया कि ये क्या हो रहा है, जंगल राज है क्या। तो अब इसको पकड़ के, और वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वहां का, उसकी जिम्मेवारी थी। और मैं आपको ये भी बताऊं कि उसमें बीजेपी के लोग थे। लेकिन फिर ये सत्ता पक्ष ये क्यों कह रहा है कि भाई चुनाव आता है तो इस तरह का माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया जाता है, वो ये ऐसे आप लोगों पर क्यों उल्टा बोल रहे हैं? मैं कंप्लीट कर लूं उस बात को। बीजेपी और उनके सहयोगी दल इस बात को पकड़ के, और मीडिया द्वारा निर्मित, मीडिया ने गढ़ा भी उसको और खूब चलाया भी, तो वो आज तक वो शब्द जो है चलता आ रहा है। अब आज मीडिया में ही लोग कह रहे हैं कि राक्षस राज आ गया है, दानव राज आ गया है, महादानव राज आ गया है, महाराक्षस राज आ गया है। लेकिन पॉइंट ये है कि स्थिति बहुत ही भयावह है, व्यवस्था चरमराई हुई है, तो दोषारोपण करना इसका इलाज नहीं है। हाँ, अब आप बोलिए, आप क्या कह रही थी? मैं सर ये कह रही थी आपसे कि भाई बीजेपी ये कहती है कि भाई आप लोग या कोई भी असामाजिक तत्व हैं या शरारती तत्व हैं, वो जानबूझकर सरकार की और पुलिस की कार्यशैली को संदेह पैदा हो, इसीलिए इस तरह के घटनाक्रम करवाए जाते हैं। वो तो सीधे तौर पर ये कह रही है कि भाई माफियाओं का लेना देना सीधे तौर पर आरजेडी का है, और आरजेडी तो चाहती है कि बिहार में अराजकता फैले। भाई अब देखो ना, मैं क्या कह रहा हूँ, वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये बेबुनियादी, निराधार, जिसका कोई लेना देना नहीं है जनता के सरोकार से, जनता की सुरक्षा से, तो आपने जो है विपक्षी दल के उस पे बोल दिया। मैं वही कहूंगा, मैं कहूंगा कि ये जिम्मेवार है, और इनके पास तो कानून व्यवस्था है।
इनके पास पुलिस है। तो क्या विपक्षी को बदनाम करने के लिए आप कानून व्यवस्था में ढील दोगे और बाद में बोलोगे कि भाई उनसे जुड़े हुए मामले हैं ये? तो मैं आपको ये भी बता दूं, आप पिछले 20 साल में जितने विधानसभा चुनाव हुए, 20 साल से तो नीतीश जी हैं, जितने विधानसभा चुनाव हुए हैं, इसमें चुनाव से पहले माफियाओं को, क्रिमिनल्स को पेरोल पे छोड़ा गया है, निकाला गया है कि नहीं, इसकी आप जानकारी पता करें। ये भी मीडिया का ही गढ़ा हुआ, और एक है कि सुशासन बाबू, यहां तो साफ साफ कुशासन दिख रहा है। आपको डेटा मिलेगा कि हर चुनाव से पहले क्रिमिनल्स और बाहुबली जो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड से संबंधित हैं, संबंध रखते हैं, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से समर्थन देते हैं। नहीं, लेकिन आप 20 सालों का जिक्र कर रहे हैं, जब तेजस्वी यादव उनके साथ होते हैं, जब नीतीश बाबू के साथ तेजस्वी यादव थे, तब आप लोगों ने सवाल नहीं खड़े किए कि भाई कितनी हत्याएं होती हैं यहाँ पर? औसत 3000 से ज्यादा हत्याएं ऑन एन एवरेज मैं जिक्र कर रही हूँ, उससे ज्यादा भी हो सकती है। साल भर की 3000 हत्याएं होती हैं प्रतिदिन। अगर हम बात करें तो 800-700 तक हत्याएं हो जाती हैं पूरे महीने की अगर मैं बात करूं तो। और अभी बीते 24 घंटे में 4 हत्याएं हो गई हैं। अगर तेजस्वी यादव नीतीश बाबू के साथ हाथ में हाथ मिलाए चलते हैं तो सब ऑल इज वेल, और अगर ओपोजिशन में आ जाते हैं तो फिर भाई क्यों हत्याएं हो रही हैं? ये तो जानकर करवाया जाता है, ये तो चुनाव से पहले और चुनाव के बाद जब सरकारें बनती बिगड़ती हैं उसके बाद ये जानकर करवाया जाता है। सर, इसमें नुकसान तो सामाजिक तौर पर लोगों का ही है ना सर? देखिए, गृह मंत्रालय नीतीश जी के पास है, पुलिस व्यवस्था, कानून व्यवस्था नीतीश जी के पास है, तो हम किनको बोलें? क्या पुलिस व्यवस्था विपक्ष के पास है? अगर विपक्ष के पास होता गृह मंत्रालय तब तो आप विपक्ष को कुछ कह सकते हो, लेकिन वो तो नीतीश जी के हाथ में खुद है। नहीं, और तो मैं इसे फिर से क्या कह आप रहा लोग हूं, सियासी मुद्दा बनाएंगे? सियासी मुद्दा इस बार के ये तो चुनाव बना में हुआ है, कानून इसमें व्यवस्था बनेगी। सियासी, देखिए, कानून व्यवस्था खराब है और ये सब बोल रहे हैं। विपक्षी दल तो छोड़िए, मीडिया के हर चैनल पे रोज ये बहस हो रही है, डिबेट हो रही है, तो ये तो मुद्दा बना हुआ है कि एक मुख्यमंत्री जो कहीं न कहीं अब अपनी असक्षमता दिखा रहे हैं, उनकी जो कार्यशैली है, कार्यशैली क्या मतलब, कुछ हो ही नहीं रहा है। नहीं तो इतने में आप बता दो, आपने कभी एक भी जगह पे इस तरह की घटनाओं पे एक भी बयान माननीय मुख्यमंत्री जी का सुना है? किसी राज्य में ये स्थिति होगी और मुख्यमंत्री चुप बैठे रहेंगे, कुछ भी नहीं बोलेंगे? ये क्या बताता है? ये यही बताता है कि कहीं न कहीं अब देखिए, मैं फिर से बोलूंगा कि ये व्यक्तिगत किसी के बारे में कुछ कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो मुख्यमंत्री हैं हमारे राज्य, तो वो जो इस पे चुप्पी साधे रहेंगे तो सवाल तो उठेगा ना। अच्छा रविशंकर जी, दिल्ली में कोई दिल्ली में अब बीजेपी की सरकार है, दिल्ली में अगर कोई इस तरह की वारदात हो जाती है या कोई घटनाक्रम हो जाता है तो आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से आ जाती है सड़कों पर और उसको बनाने लगती है मुद्दा। आप लोग भी तो विपक्ष में, आप लोग अभी तक सड़कों पर नहीं आए, आप लोग भी बतौर विपक्ष, और बतौर विपक्ष तो चुनाव से पहले आप लोगों की ज्यादा सक्रियता होनी चाहिए सर इन मुद्दों को लेकर। बीच में रैलियां और कैंडल लाइट मार्च और ये सब हुए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है, और भी कार्यक्रम करने पड़ेंगे, करेंगे हम। तो रविशंकर जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, बीजेपी की ओर से भूपेंद्र यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया पर। लेकिन हम ये बिहार के बारे में, सुशासन बाबू अब कुशासन बाबू बन गए हैं, ये विपक्ष कह रहा है, रविशंकर जी कह रहे हैं कि भाई अब इसको सुशासन बाबू कहना छोड़ दीजिए, ये तो कुशासन बाबू हो गया। ये बिहार में हो क्या रहा है? ऐसा है, मैं आपको बता दूं मैम कि हमारे कांग्रेस के भाई हो या राजद का भाई, इनको क्राइम पर बात करने की कोई नैतिक अधिकार नहीं है रे भाई। इनके रीजन में कांग्रेस 35 साल बिहार पर शासन किया और इतनी जो है ना जातीय हिंसा हुआ कि कम से कम जो है ना हजारों लोग मारे गए। उसके बाद जब लालू जी इनको मटिया मेट करके 1990 में आए
तो उन्होंने भी जो है 118 जातीय हिंसा करा करके जो है ना करीब करीब हजारों लोगों को, पिछड़ा, दलित, अति पिछड़ा को आपस में लड़ा करके जो है ना इतनी हत्याएं कराएं कि बिहार का जो है हाई कोर्ट, पटना का हाई कोर्ट जो है ना जंगल राज का नाम जो है ना दे दिया था। तो ये लोग कैसे भाई इस तरह की बात कर रहे हैं? अभी तो इनके रीजन में पहले ऑर्गेनाइज क्राइम होता था। अब हमारा जो सरकार, सुशासन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार, आदरणीय नीतीश कुमार, हमारे बिहार के डायनेमिक पर्सनालिटी, हमारे आदरणीय जो है सम्राट चौधरी, डायनेमिक पर्सनालिटी तो सही है, लेकिन वो बोल क्यों नहीं रहे हैं? कुछ हत्याएं हो रही है, विपक्ष सवाल कर रहा है और लोगों की जाने जा रही हैं। बीते 24 घंटे में भी 4 लोगों की और हत्याएं हो गई हैं। ये महीना पूरा गुजरा नहीं है, 14 दिन अभी पूरे नहीं हुए हैं कि 37 लोगों की हत्याएं हो चुकी हैं। ये डायनेमिक पर्सनालिटी क्या है? कोई बोल क्यों नहीं रहा इस पर सरकार की तरफ से? कोई जवाबदेही क्यों नहीं है? ऐसा है, आपको मैं बता दूं मनीषा जी कि बिहार का हमारे लाइन ऑर्डर के दुरुस्त करने के लिए माननीय डीजीपी और माननीय नीतीश कुमार जी और माननीय सम्राट चौधरी जी ने ये हाल ही में, ये 1 महीना के अंदर में जो है ना जो क्राइम का रेशियो बढ़ा है, हाल ही में बुला करके जो है ना सीधा आदेश किया हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने कि कोई भी क्राइम करता है उसको बख्शो मत, और जो भी क्राइम हो रहा है उसको डिटेक्ट किया जा रहा है 48 घंटे के अंदर में जो है ना। अब देखे होंगे पटना के अंदर में खेमका जी वाला में शूट एंड साइट हुआ है। इनको मालूम होना चाहिए। मैं विपक्षी भाई को बता दूं कि बिहार के अंदर में जो है ना क्राइम पर नकेल कसने के लिए पूरे बिहार के जितने भी जो है ना क्रिमिनल माइंडेड थे और आय से अधिक संपत्ति और जो है ना लूटपाट के बनाए हुए थे, उनके लिए भी सदन में जो है ना हमारा आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल जी ने मिल करके एक कानून पारित किया है कैबिनेट से कि जितने भी गलत तरीके से कमाए हुए, लूटपाट करके क्रिमिनलाइज से कमाए हुए संपत्ति को पूरे बिहार के जितने भी क्रिमिनल हैं उनको प्रॉपर्टी को अटैच करके सरकार के जो है ना खाते में लाया जाएगा। और ऐसे दुर्दांत अपराधियों को हमारी सरकार बख्शने नहीं जा रही है। मेरे भाई, ये क्या बात करेंगे कांग्रेस के भाई? ये लोग के रीजन में जो क्राइम होता था, सर, ये आरजेडी की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं रविशंकर जी। आरजेडी के प्रवक्ता के तौर पर डॉक्टर रविशंकर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो ये कह रहे हैं कि भाई अब इससे पहले भी हमारे साथ राहुल आनंद जी थे बीजेपी की ओर से। वो ये कह रहे थे कि भाई सरकार में रहते हुए और सरकार को बदनाम करने के लिए और पुलिस की कार्यशैली पर संदेह पैदा हो, इसके लिए अराजकता का माहौल बनाया जाता है। लेकिन सर, मुझे नहीं लगता, अब से पहले भी जब आप हमारे साथ डिबेट में जुड़े थे तब आपने कहा था कि भाई सरकार में रहते हुए तो ये कोई कोशिश नहीं करेगा। जब हम यूपी में कावड़ की बात कर रहे थे तब आपने कहा था कि क्या अखिलेश यादव अपनी सरकार में रहते हुए ये सोचते कि उनकी यहाँ पर दंगे हो या अराजकता हो? यही सवाल फिर मैं आपसे करूंगी कि कोई ये कैसे कह सकता है कि उसकी सरकार में रहते हुए वो ये खुद दृश्य पैदा करे? भूपेंद्र जी, ऐसा है कि हमारे राजद के भाई के पास जो है ना, चाहे कांग्रेस के भाई बिहार के अंदर में, इनके पास कोई जमीन भी नहीं रहती। ये लोग के पास ना तो कोई मुद्दा है, बिहार जो है ना प्रगति की ओर बढ़ रहा है, तो ये लोग को इतना ना जलन हो गया है कि किसी तरह उत्पात करो, ये सुशासन में जो है ना खलल डालो रे भाई। तो ये जो हत्याएं हो रही हैं ये करवाई जा रही हैं, ये आप कह रहे हैं कि विपक्षियों द्वारा ये करवाई जा रही हैं। ये आपको मैं बता दूं, प्रूफ करता हूं मैं। बक्सर के अंदर में 4 भाइयों को शूट कर दिया गया। उनके साथ हमारे आदरणीय तेजस्वी जी के साथ शूट करने वाला व्यक्ति का फोटो है। तो आप ही बताइए कि आपके साथ रहने वाला व्यक्ति जदुवंश को कत्ल कर दे रहा है। ठीक है, अभी रविशंकर जी जवाब दीजिए। रविशंकर जी जवाब देंगे। तो कौन है बताए ना रविशंकर जी? रविशंकर कौन है? जब आप पब्लिक लाइफ में होते हैं, पॉलिटिक्स में होते हैं, तो आपके साथ बहुत लोग जुड़ते हैं। अब उसमें से कोई किसी ने गुनाह कर दिया, इस वजह से आप उस राजनीतिक दल को बदनाम करें, तो ऐसे एक सेकंड बीजेपी और जेडीयू के बहुत सारे नेताओं के साथ बहुत सारे अपराधियों की फोटो भी मिल जाएगी। इससे आप देखिए ना, इलेक्शन से पहले आप पेरोल पे कौन क्रिमिनल्स को निकालता है? कानून व्यवस्था जब नहीं संभल रही है तो उसको चुपचाप से स्वीकार करना चाहिए, ना कि दूसरों पे आरोप लगाना चाहिए। और क्राइम की गुनाह की परिभाषा बदलने से या उसका वर्गीकरण करने से तो बात नहीं होगा ना कि ये ऑर्गेनाइज्ड है वो अनऑर्गेनाइज्ड है। भाई गुनाह होता है और कानून व्यवस्था ठीक नहीं है।
और अगर आप प्रगति कर रहे हो तो अच्छा है, कानून व्यवस्था को तोड़ने की दिशा में ही तो प्रगति हो रही है ना, और क्या प्रगति हो रही है। अगर प्रगति हुई होती तो ये हाल नहीं होता ना जो आप हम बैठ के डिस्कस कर रहे हैं। किसके पास गृह मंत्रालय है? विपक्ष के पास। पुलिस व्यवस्था किसके पास है? ठीक है, विपक्ष के पास। ठीक है, ठीक है तो भूपेंद्र जी, स्वीकार करना चाहिए, ना भूपेंद्र कि जी। प्रत्यारोपण और दूसरे पे आरोप लगाना। सवाल इसीलिए भी आप पर भूपेंद्र जी बन जाते हैं क्योंकि विजय सिन्हा जो कि डिप्टी सीएम है, वो ये खुद कह रहे हैं कि भाई ये जो हत्याएं हैं वो पुलिस की कमजोर कड़ी का ही नतीजा है, पुलिस को और ज्यादा गंभीरता के साथ इन्हें लेना चाहिए। वो खुद जब सवाल करते हैं तो फिर सवाल और ज्यादा बड़ा हो जाता है। सर मनीषा जी, मैं आपको बता दूं कि हमारे आदरणीय डिप्टी सीएम जो है विजय बाबू जो बोले, चाहे सम्राट चौधरी जी, चाहे हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी, लॉ एंड ऑर्डर पर डेली के डेली मीटिंग हो रही है भाई। हम लोग जो है ना इस तरह से सतर्कता बरत रहे हैं कि एक भी क्राइम नहीं हो, जीरो टॉलरेंस की हम लोग सोच रखे हुए हैं। आप देखे होंगे कि ये लोग जो है ना प्लानिंग करके बिहार को अस्थिर करने का, अभी जयराम की दुनिया में हमारा शेर अभी जिंदा है बिहार का, वो नहीं मानेंगे। ये सारे लोग जो है ना वहीं से संगठित अपराध जो है ना, जितना भी देख रहे हैं आप पटना के धरती पर या बिहार के कोने कोने में जो हत्याएं हो रही है, उसमें 90% लोग जो है ना राजद से जुड़े हुए मिल रहे हैं। ये सारे लोग हैं रे भाई। ये लोग उत्पाती लोग जो है ना बिहार में पुनः जो है बिहार को अशांति फैलाने का और जो है ना बड़े बड़े जो अपराधी है वो आरजेडी से जुड़े हुए पाए जा रहे हैं। ठीक है रविशंकर जी, रविशंकर जी, ये जो अपराधी पकड़े जा रहे हैं, शूटर पकड़े जा रहे हैं, माफिया पकड़े जा रहे हैं, तो आरजेडी से पाए जा रहे हैं। कैसे पकड़ा गया? हाँ। कैसे आरजेडी से जुड़े हुए हैं? अरे भाई आपको मैं बता दे रहा हूँ ना। नहीं, आप अपनी हताशा और निराशा आपसे संभल नहीं रहा है। नहीं मेरे भाई। नहीं, और क्या मतलब क्या बात है आरजेडी के जुड़े हुए हैं? अच्छा एक मिनट, कोई गांच पर चढ़ रहा है अब उसको आप पैर धर के खींचिएगा, कभी गांच पर चढ़ेगा? पेड़ पर कभी चढ़ पाएगा? ये है आप लोगों का फॉर्मूला रे भाई। आप लोग पैर खींच करके सरकार को बदनाम कराना चाह रहे हैं, तो इससे आप फलीभूत नहीं होइएगा। भाई सरकार खुद बदनाम हो रही है, जान गई है वो। देखिए अच्छा एक मिनट मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बिहार के अंदर में यही जनता, यदि नीतीश जी से नहीं संभलता क्राइम, तो यही जनता इनको 20 बरस से क्यों चुन करके रख रहा है? क्यों एनडीए को जो है ना सहमति जता रहा है? आप लोगों को क्यों जो है बाहर किए हुए 35 साल से? सर सुनिए भूपेंद्र जी, सर सुनिए, उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा चल रही है, कांवड़ियों के भेष में अराजक तत्व सड़कों पर उतरकर गुंडागर्दी कर रहे, उत्पात कर रहे, उपद्रव कर रहे, तब भी आप ये कहते हैं कि भाई विपक्ष जो है वो ये जानबूझकर करवा रहा है ताकि संदेह सरकार और उसकी प्रशासनिक सेवाओं पर हो। बिहार में जब हत्याएं हो रही है तब भी आप ये कह रहे हैं कि विपक्ष करवा रहा है ताकि सवाल सरकार पर और प्रशासन पर हो। सर ऐसे कहने से काम नहीं चलता ना सर। अगर आप लोगों का जोर है, आप लोगों की सरकार है, पुलिस आपकी है, कार्रवाई आपकी है, क्यों नहीं आप सामने लेकर आके एक बड़ा संदेश देते हैं, कड़ा संदेश देते हैं? क्यों नहीं अपराधियों में कोई खौफ है, कोई डर है? आप बोल रहे हैं कि हर एक दिन मीटिंग हो रही है, एक तरफ आप मीटिंग कर रहे हैं एसी वाले कमरों में, दूसरी तरफ अपराधी हैं जो 4 लोगों को शूट करके चले जाते हैं। 24 घंटे में 4 लोगों की हत्याएं हुई हैं, इस पर क्या जवाब देंगे? महीना पूरा नहीं हुआ 37 लोगों की हत्याएं हुई हैं औसतन, ऑन एन एवरेज हर एक साल में 3000 से ज्यादा भी आंकड़ा हो सकता है, लेकिन जो लिखित आंकड़ा है वो 3000 का है। 3000 साल भर में बिहार में लोगों की जान जाती है। ये लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था पर सवाल नहीं खड़े करेंगे तो और क्या होगा? ऐसा है मनीषा जी, आपकी बात सही है। लॉ एंड ऑर्डर जो है ना 1 महीने से करीब ये बिगाड़े हैं लोग, ये लोग साजिश के तहत। अरे तो आप लोग साजिश को पूरा क्यों होने दे रहे हैं? आप लोग साजिश को पूरा क्यों होने दे रहे हैं? नहीं तो उसी को साजिश पर तो हम लोग जो है ना चोट लगा रहे हैं। आप देख लीजिए मनीषा जी, अभी हाल ही में करीब करीब पटना के अंदर में जितना भी क्राइम हुआ है, करीब करीब 5 से 6 लोगों को जो है ना गोली मारी गई है पुलिस द्वारा। ये लोग इतना निरंकुश है। और रही बात डिटेक्ट करने की, तो हमारी प्रशासन जो है ना 97% डिटेक्शन रेट है। 48 घंटा के अंदर में जो है ना जो क्राइम कर रहे हैं उनको अरेस्ट करके जेल के अंदर डालने का काम कर रहा है। और इन लोगों के समय में जो ऑर्गेनाइज क्राइम होता था मनीषा जी, आज हमारे प्रदेश के अंदर में ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं होता है। पहले इनके सीएम हाउस से बैठ करके आला रखा इन लोगों का जो थे, वो अपराधियों के साथ उठ बैठ करते थे, वो क्राइम करके आता था और एक के बाद फोन करते थे, देखो जी ये अपना राजद का है उसको छोड़ दी हो, ये करते थे।
अब हमारे नीतीश कुमार जी ऐसा कभी नहीं कहते हैं। सर वो तो चाहे कुछ किसी कह ही भी नहीं रहे हैं, कम्युनिटी का हो, दिक्कत तो चाहे यही किसी है भी कि तरह का नीतीश हो। बाबू कुछ कह ही नहीं रहे हैं, सीधा- इतने हत्याएं हो रही हैं, सीधा कानून shoot व्यवस्था and पर sight। सवाल उठ रहे हैं, विपक्ष आप लोगों को घेर रहा है, जी। लेकिन नीतीश कुमार है कि वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। ऐसा क्यों? सरकार की तरफ मनीषा से कोई जी- खुलकर जवाबदेही तय करने वाला क्यों नहीं आ रहा है सामने? कोई कुछ बोलने को तैयार क्यों नहीं है? ऐसा मनीषा है, जी- हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी करने में विश्वास रखते हैं, कहते नहीं है। आप देखे होंगे मनीषा जी, ये पटना में काउंटर हुआ ना, करीब करीब 1-2 नहीं, ऐसे ऐसे जो है ना दर्जन जो है ना क्राइम हुआ है, उसमें हमारी प्रशासन जो है ना तुरंत डिटेक्ट करके उनको जेल के पीछे जो है ना हवाले में रखा है। और जो अब मैं बता दूं कि अब आने वाला समय में 2 महीने के अंदर में देखिएगा, पूरे बिहार का जितने भी मोस्ट वांटेड है वो सारे के सारे जेल में होंगे और उनकी प्रॉपर्टी अटैच करके सरकार के खाते में डाल दिया जाएगा। ये हमारा मिशन है, घर बढ़ाने की जरूरत नहीं है। जितने भी ये लोग उत्पाती लोग हैं, इस उत्पाती लोगों को बिहार की जो है ना ये डबल इंजन की सरकार, सुशासन की सरकार जो है ना बर्दाश्त नहीं करने जा रही है। मनीषा जी आप नहीं, इस ठीक बात है, को ठीक है, मानिए, ठीक है, रविशंकर हमारी जी से मैं एक सरकार छोटा सा एकदम सवाल सजग लेती है। हूँ। ठीक है, मैं रविशंकर जी से सवाल लेती हूँ छोटा सा। मैं रविशंकर जी आप वो अपनी बात बात रखना- रखिएगा, नहीं 1 मिनट, एक अपनी बात भी रखिएगा। छोटा सा सवाल है वो ये कि अब क्या कांग्रेस की तरफ से कोई बोलेगा? अब क्या राहुल गांधी आएंगे पटना? क्योंकि वो वोटर लिस्ट रिवीजन के मामले पर तो आ गए थे पटना, यहाँ पर रैली की थी आप लोगों ने, शक्ति प्रदर्शन किया था आप लोगों ने, मंच पर आप बैठे थे, लेकिन क्या ये बड़ा मुद्दा जिसको आप ये कह रहे हैं कि भाई ये सियासी मुद्दा है, यहाँ पर तो सामाजिक तौर पर देखिए ना कितना नुकसान है, लोगों के बीच में डर है। डर तो अपराधियों के मन में होना चाहिए, लेकिन अपराधियों के भीतर कोई डर नहीं है, शूट करते निकल लेते हैं, शूट करते निकल लेते हैं। अपराधी नहीं बल्कि यहाँ पर आम जनता डर रही है, उन्हें अपने जीवन का भरोसा नहीं है, आज है तो कल नहीं है। लेकिन क्या इसको लेकर विपक्ष अब सड़कों पर उतरेगा? ये तो आप लोगों की बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है ना देखिए, हम सर। लोग, मैंने पहले भी कहा कि विरोध प्रदर्शन हुए हैं, कैंडल मार्च हुआ है और भी होगा। राहुल गांधी जी भी आएंगे और सब लोग, कांग्रेस के लोग तो थे उसमें, ऐसा नहीं है कि नहीं थे। राहुल गांधी जी को आने की जरूरत होगी तो बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। लेकिन मैं जरूरत होगी ये कह रहा हूं सर, कि ये जरूरत जो अभी आप तक पड़ी आरोप नहीं है, अभी तक लगाते जरूरत पड़ी हो, नहीं है। वोट बैंक का कोई मुद्दा नहीं है ना, वोट बैंक का अगर कोई मुद्दा होता तो फिर जरूर आते राहुल गांधी। ठीक है, मेरे पास सर समय का अभाव है, वरना मैं आपकी बात पूरी सुनती। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया रविशंकर जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एरन राव साहब हमारे साथ जुड़े, राहुल आनंद हमारे साथ जुड़े और भूपेंद्र यादव भी हमारे साथ जुड़े। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। और फिलहाल मेरे साथ ही चर्चा में इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।